सो हम लोग अपने स्लाइड स्कोप की माई एसक्यूएल की डेटा एनालिसिस की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है माई एसक्यूएल ग्रुप बाई क्लॉज। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे और भी टॉपिक्स पढ़े, जैसे ज्वाइस पढ़े, हमने लॉजिकल ऑपरेटर, वेयर क्लॉज, ये सब पढ़ा। तो आज का टॉपिक है ग्रुप बाई क्लॉज। जो ग्रुप बाई क्लॉज है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है माई एसक्यूएल के अंदर। वो यूज होता है टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स, और इट इज कॉमनली यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस, जैसे सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है। इस टाइप के एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कैलकुलेशंस करने के लिए ये ग्रुप बाई का इस्तेमाल होता है। एक सिंपल सा यूज केस इसका हम लोग पहले समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा डेटा है। ये हमारी एक बहुत सिंपल सी एक्सेल फाइल है, एक्सेल डैशबोर्ड है। वी डोंट नॉट सी दिस। यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये हमारी शीट है, ये हमारा एक्चुअल डेटा है। जब हमें एक्चुअल डेटा मिला, यानी किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डेटा मिला, तो उसमें देखिए कॉलम 1 में क्या लिखा हुआ है कि वो मतलब डेटा किस चीज़ के लिए, लाइक गवर्नमेंट के लिए है, मिड मार्केट के लिए है, या कंट्री भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हर रो ऑफ डेटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक ऑर्डर को। वो ऑर्डर किस कंट्री से आया, किस सेगमेंट से आया, कौन सा प्रोडक्ट था, उसमें कितनी यूनिट सोल्ड हुई, कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, एंड ऑल। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कनाडा से टोटल कितना आपकी सेल्स हुई। यहाँ पे सेल्स दिया है, कनाडा से कितनी टोटल सेल्स हुई, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से कहेंगे अच्छा हम एक काम करते हैं, कनाडा को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो सेल्स है उसका सम कर देते हैं। यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इससे होगा कि कनाडा से ये जो सम की वैल्यू आ रही है, इतनी टोटल सेल्स हुई। कनाडा से टोटल कितने ऑर्डर आए, 141 जो यहाँ पे दिख रहा है, इतना आया। कनाडा के टोटल एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, तो ये जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू दिख रही है ये है। इसी तरह से अगर कोई आपसे कहे कि प्रोडक्ट वाइज चलिए बताइए, तो प्रोडक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं। तो ग्रुप बाई का मतलब होता है ग्रुप हम कर रहे हैं। यहाँ बेसिकली जब हमने एक फिल्टर लगाया, मैक्सिको एक सिंपल एग्जांपल है, तो सारा डेटा मैक्सिको का हो गया। तो हमने बेसिकली मैक्सिको का एक ग्रुप बनाया। अब किसी ने आपसे सेल्स का सवाल पूछा है, तो हम ये नहीं बता सकते कि मैक्सिको की पहली सेल ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी। वो आपसे कुछ एग्रीगेट वैल्यूज पूछेगा, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू पूछेगा, तो एग्रीगेट फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं। एग्रीगेट फंक्शंस जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो है एवरेज, सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम। जैसे सवाल ये हो सकता है कि मैक्सिको की, हम एक एग्जांपल है, मैक्सिको की एवरेज सेल्स क्या है, ये एक सवाल हो सकता है। टोटल सेल्स क्या है, ये एक सवाल हो सकता है। मिनिमम सेल्स क्या है, ये एक सवाल हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम सेल्स क्या है, ये एक सवाल हो सकता है। और काउंट ऑफ सेल्स क्या है, मतलब कितनी सेल्स है। डू यू एग्री विद दिस? सो अगर आपसे एक ग्रुप से रिलेटेड, यानी ये वेरिएबल्स होते हैं, ये एक तरह की कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। इनमें जो डेटा होता है वो कई बार रिपीट हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे सेल है, तो सेल को आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास टोटल 701 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप देख रहे हैं लगभग 701 तरह की सेल्स भी हैं। एक आधा कोई सेल एक बराबर होगी, बात अलग है। मगर प्रोडक्ट्स में जो डेटा है उसमें 701 सेल्स में, 701 सेल्स में केवल 6 ही तरीके के प्रोडक्ट हैं। कंट्री वाइज भी देखें तो केवल 5 ही कंट्रीज हैं जो 701 में कई बार रिपीट हो रही। सो
जिन कॉलम्स में इस तरीके का कैटेगोरिकल डेटा होता है जहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही हो, वहां पे हम लोग ग्रुप बाई का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, अब प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं सप्लायर की आईडी दी है, कैटेगरी की आईडी दी है। तो बेसिकली ये सप्लायर और कैटेगरीज क्या है, आप देखिए प्रोडक्ट कितने हैं 78, कैटेगरीज कितनी है केवल 9, टोटल डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है 9, टोटल डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स कितने 78। यानी कि एक कैटेगरी का रिकॉर्ड कई प्रोडक्ट में दिखेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हम कैटेगरी वाइज इसे अरेंज कर दें तो आप देख रहे हैं कि कैटेगरी 1 के कई प्रोडक्ट हैं, कैटेगरी 2 के कई प्रोडक्ट हैं, 3 के कई हैं। तो यहाँ पे ये जो कैटेगरी आईडी है ये एक ग्रुप बाई के लिए यूज हो सकता है। इसी तरह से एग्जाम्पल और है, यहाँ कस्टमर्स है। अभी मान लो कोई हमसे सवाल पूछे, इन एवरी कंट्री हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर। ये सवाल आपकी समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? कि Yes, sir. राइट, इन एवरी कंट्री हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर। तो जैसे हमारे पास यूएसए के कस्टमर्स हैं, हमारे पास यूके के कस्टमर्स हैं, जर्मनी के हैं, मैक्सिको के हैं। तो आंसर में कुछ ऐसा है कि यूएसए के 13 हैं, यूके के 8 हैं, जर्मनी के 7 हैं, ऐसा कुछ आंसर है, राइट। तो इसके लिए हमें टोटल कस्टमर कितने, ये 91। इस 91 को ब्रेक करना पड़ेगा ग्रुप्स में, और जब हम किसी भी ग्रुप में ब्रेक करते तो वहां पे हम एक एग्रीगेट लगाते, और वो एग्रीगेट यही हो सकता है। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, सेलेक्ट कॉलम नेम, एग्रीगेट फंक्शन कॉलम नेम, ऐसा। तो एक कॉलम नेम लिखिए और फिर एग्रीगेट फंक्शन के साथ एक कॉलम नेम लिखिए और फ्रॉम टेबल नेम लिखिए। तो हम इसको करते, तो यहाँ पे हमें जब जवाब देना है तो जवाब में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है। सो यहाँ पे हमारे जवाब में देखिए दो कॉलम्स आएंगे आंसर में, एक यूएसए, एक 13। पहले ऐसे याद रखिए, पहले अपने दिमाग में सोच लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसा आएगा। तो यूएसए कौन सा कॉलम है, हमारे दिए हुए कॉलम्स में से यूएसए कौन सा कॉलम है, यूएसए कंट्री है, राइट। और ये 13, 8 ये जो आ रहा है, ये दूसरा कॉलम कौन सा है, ये काउंट है, काउंट से ही तो आएगा कितने हैं यहाँ पे। अगर हम इसे हिंदी में सवाल पढ़ते हैं, इन एवरी कंट्री हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर, हर देश में कितने कस्टमर्स हैं या कितने कितने कस्टमर्स हैं। सो इसके लिए काउंट आ गया। तो बस एक हो गया काउंट ऑफ कस्टमर आईडी और एक हो गया कंट्री। तो पहले तो ये दो हमें पता चल गया कि कॉलम है। तो हम, क्योंकि जो ग्रुप बाई का सिंटैक्स कहता है कि पहले आप लिखिए कंट्री, फिर पहले आप कॉलम लिखिए, फिर एक ग्रुप बाई कॉलम लिखिए। तो वो हमने, या एग्रीगेट कॉलम, तो ये हमारा कॉलम हो गया और ये एग्रीगेट कॉलम हो गया। सेलेक्ट कंट्री काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, क्योंकि कस्टमर आईडी यूनिक वैल्यू है, तो हम काउंट कर लेंगे कि हर कंट्री में कितने कस्टमर हैं, और फिर लिखेंगे फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो बढ़िया सा एरर देगा। एरर क्यों देगा, कह रहा है कि ये सब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बुरा मान गया। बुरा इसलिए माना क्योंकि काउंट, तो तभी अगर आप उससे कहते कि अच्छा कस्टमर आईडी और कंट्री का नाम बता दो, वो बड़े आराम से बता देता, ये लो कि हर कंट्री में कौन कौन कस्टमर है। पर आपने तो उसको एक एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू मजबूर कर दिया कि ये क्या कह रहे हो। तो अब जब आपने उसको एग्रीगेट फंक्शन दिया, ठीक है, मतलब
या तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन लिख देते ऐसा, तो भी वो बता देता है कि 91 कस्टमर्स हैं टोटल। तो हम सिर्फ एग्रीगेट भी पढ़ चुके हैं, पर हमने यहाँ पे क्या किया, बदसलूकी ये की उसके साथ कि हमने कहा कि तुम्हें कंट्री भी बतानी है और काउंट भी बताना है। तो अब वो थोड़ा सा घबराया। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए यहाँ पे एक हम क्लॉज और जोड़ दें। अच्छा चलो ग्रुप बाय कर दो। तो ग्रुप कह रहे हाँ ग्रुप बाय करोगे तो हम बता देंगे जवाब। तो जब आपने ग्रुप बाय कर दिया और गो कर दिया तो उसने जवाब बता दिया। ऐसे हमें पता चल गया जर्मनी में 11 हैं, मेक्सिको में 5 है। बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है और रूल है, जब कभी भी आप एक एग्रीगेट और एक नॉन एग्रीगेट कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो नॉन एग्रीगेट कॉलम है उसके साथ में आपको ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरे कॉलम का डेटा आपको दे पाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है। तो अब हम आज इसको नोट कर लेते, ये हो गया हमारा पहला सिंटैक्स। ओके, इसमें कोई इशू है आपको? अब इसी तरीके से मान लीजिए इसमें अगला स्टेज आता है कि अच्छा चलिए आपने ये तो बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसमें यहाँ पे जो हमारा PHP माई एडमिन होता है, क्योंकि हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए पढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा चीज और भी होता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले चार्ट भी होता है। जब आपका रिजल्ट आ गया ना, तो ऐसा एक डिस्प्ले चार्ट है। और ऐसे डेटा के लिए जहाँ पे हम कैटेगोरिकल वैल्यू को एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में देख रहे हैं, तो बार या कॉलम चार्ट सही होता है। तो ये देखिए ऐसे दिखने लगा। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, अगर इसको हम देखते हैं तो इससे जहाँ पे सबसे लंबी लकीर है या सबसे लंबा बार है वो है यूएसए। कैन यू सी इसको, है ना? सो ये एक इमेज बन जाती है। ओके, और इस इमेज को आप सेव कर सकते हैं। तो पावर जो PHP माई एडमिन है, सॉरी PHP माई एडमिन में ये फीचर भी दे रखा है। अगर आप कहते हैं कि यार इस तरह तो बार नहीं अच्छे लग रहे, इसे कॉलम में देखते हैं, तो ये देखिए अब ये कॉलम वाइज दिखेगा आपको। जर्मनी में कितने, यहाँ से भी दिख रहा है, यूएसए है, और यहाँ पे जब जा रहे तो वो नंबर भी दिख रहा है। तो एक छोटा मोटा विजुअलाइजेशन ये भी देता है। पाई चार्ट में भी देख सकते हैं। पाई चार्ट में क्या करेगा, कलर कोड कर देगा और हर कलर का एक अपना परसेंटेज दे देगा। जैसे 14% हमें दिख रहा है, तो ये यूएसए है। ओके, इज इट ओके टू अंडरस्टैंड? सर ये कहाँ से शो होंगे चार्ट्स? ये यहाँ से शो होंगे। देखिए जब आपने कोई क्वेरी रन की, जी। गो कर दिया, नीचे आइए, ये देखिए डिस्प्ले चार्ट। आप ओके सर। जैसे ये डेटा, देखिए एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस, आपने एक क्वेरी लगाई, बढ़िया डेटा आ गया। इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन एक्सेल। जैसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो हमको वो कहेगा कि किस फॉर्मेट में, एक्सेल, CSV, यू नो, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, PDF, PHP एरे। तो अगर हम इसको CSV या जेसन फॉर्मेट में करते, तो हम अदर टूल्स में फिर ले जाके इसे एनालाइज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो डेटा एनालिसिस होती है, तो डेटा एनालिसिस में हम लोग के पास कई स्टेजेस होते हैं। पहली तो डेटा कलेक्शन है, कि आपने डेटा कलेक्ट किया अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। फिर एक स्टेज है डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, राइट, कि आप एनालिसिस के लायक उसे बना रहे हैं। तो हमारे पास जो डेटा था वो ऐसे टैबुलर फॉर्म में दे रखा था, हमने उस पर ये ग्रुप बाय क्लॉज लगा के उसे प्रिपेयर किया, फिर आप उसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो अब आपके पास डेटा प्रिपेयर हो गया है। प्रिपेयर होने के बाद आप उसे एनालाइज कीजिए, और इसको फिर यानी एसक्यूएल के डेटा को हम चाहे पावर BI, चाहे एक्सेल, टैबलो, ऐसे टूल्स में ले जाके फिर हम जो है इसे एनालाइज कर सकते हैं।
लुकर स्टूडियो है, तो ये सब हम लोगों ने अपने चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं इस टाइप के, जिसमें पावर बीआई के, एक्सेल के, हर तरीके के हम लोग ने परफॉर्मेंसेस दिखाए। तो ये जो है हमारा एक डेटा है, और इसमें अब हम फिर से लिख देते, तो ये आप, और ग्राफ जो आपके बन के आ रहे हैं, आप चाहिए तो उस ग्राफ का प्रिंट आउट लीजिए और उसको अपनी रिपोर्ट में लगा लीजिए। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आती है एक और बड़ी बात, ये जो डेटा आ रहा है, इसे, इसमें ठीक है हमें दिख रहा है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, पर ये सॉर्ट भी तो हो सकता है, और सॉर्टिंग के लिए हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्डर बाय, और मैंने बताया कि ऑर्डर बाय जो होता है वो मोस्टली हम लोग लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि पहले तो डेटा आएगा ना, तब तो उसे ऑर्डर करोगे। तो हम जब लिखेंगे ना ऑर्डर बाई, तो ऑर्डर बाई में क्या लिखना चाहिए हमें, हमें यहाँ पे ऑर्डर बाई क्या करना है, इसी काउंट से तो ऑर्डर करना है, तो हम इसको उठा के ले आते हैं। आप एलियस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी बाद में हम समझाएंगे एलियस पर। तो ऑर्डर बाई काउंट, कस्टमर आईडी, डीईएससी, मैंने कहा था डिसेंडिंग, तो इससे क्या होगा, बढ़ते से घटते के क्रम में आ जाएगा, इन द सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा, गो किया, तो अब आपके सामने चार्ट आया, या एक टेबल आया जिसमें यूएसए में 13, जर्मनी में 11, फ्रांस में 11, ऐसे आ गया, और पोलैंड में सबसे कम एक कस्टमर, नॉर्वे, आयरलैंड, तीनों में एक एक कस्टमर। अगर डिस्प्ले चार्ट करेंगे ना, तो इस बार जो भी चार्ट्स आएंगे वो सीक्वेंस में ही आएंगे, इसी, ये देखिए, तो ये एक ज़्यादा बेहतर तरीका है, इस तरीके से हमको साफ दिखेगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा तरीका है आ, थोड़ी बहुत डेटा एनालिसिस करने का इन PHP MyAdmin itself। तो ये है ग्रुप बाई का, ऑर्डर बाई का पार्ट, तो ये हम हटा देते हैं ये। तो अगर आपको इसी को ऑर्डर बाई करना है, देखिए अगर किसी ने कहा हमें छोटे से बड़े के सीक्वेंस में चाहिए, तो आप इसी को ऑर्डर बाई में जो आपने एग्रीगेट लिखा है ना, उसके सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सारे नोट्स मैंने अपने slidescope.in की साइट में भी लिख दिए हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो टोटल ऑर्डर्स बाय कस्टमर, ठीक है, हमारे, ये भी सेम वैसा ही कुछ है जैसा कस्टमर का। ऊपर तो हम लोग ने देखा कि डेटा में कि ये तो शहर के या कंट्री के नाम, अच्छा बाय द वे शहर का नाम भी आप ऐसे ही बता सकते हैं, सिर्फ कंट्री की जगह सिटी लिख दीजिए, आ जाएगा। अब हमारी ऑर्डर्स टेबल है, ऐसा है कि टोटल 830 ऑर्डर्स हैं, कस्टमर हमारे 91 ही है, और हमने क्योंकि फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा रखा है, तो ऑर्डर टेबल में डेटा तभी इंसर्ट हो सकता है जब हमने कस्टमर की आईडी सेलेक्ट की हो, बिना उसके सेलेक्ट किए सही डेटा इंसर्ट होएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि कस्टमर आईडी और कितने कितने ऑर्डर उसने किए, उस कस्टमर ने, वो आए। तो इसको देख के आप बता सकते हैं क्या लिखेंगे, देखिए मैं इसको पैरेलल में कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे एसक्यूएल लिख रहा हूँ, जो लोग भी ज्वाइंट है क्लास में, आप बता सकते हैं इसको देख के, यहाँ पे हमारे, मैं एक रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, हमारे जो कॉलम्स है वो कस्टमर आईडी है और ऑर्डर आईडी है। कैन यू टेल यहाँ क्या लिखना चाहिए हमको, हमें बताना है कि हर कस्टमर ने कितने कितने ऑर्डर्स किए। ट्राई कीजिए, गलत सही बताइए कुछ भी। स्टार कस्टमर आईडी। स्टार तो आपको हटाना पड़ेगा, हाँ राइट। सॉरी, जी जी सॉरी, कस्टमर आईडी, हाँ, काउंट, ऑर्डर आईडी।
राइट। जी। और फिर हम सिंपली, अब फिर वही है कि अगर हम बिना एग्रीगेट के लिखेंगे तो वो हमें एरर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम एग्रीगेट में क्या लिखेंगे, मतलब ग्रुप बाई के बिना अगर लिखेंगे, सॉरी, सो एरर देगा क्योंकि हमने एक एग्रीगेट एक नॉन एग्रीगेट यूज किया है। तो ग्रुप बाई तो में हमें हम्म, सर एग्रीगेट कॉलम लिखेंगे ग्रुप बाय में। नहीं, वो ऑर्डर बाई में लिखोगे। ठीक है, ओके। ऑर्डर आईडी। तो हमने कह दिया ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, तो इस तरह से आ गया, कोई इशू नहीं है, आप सही कर रहे हो ऑलमोस्ट। अब जैसे ऑर्डर बाई करना है, सो ऑर्डर बाय में तो हमको लिखना पड़ेगा ना कि काउंट ही से तो उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना कि किसने ज्यादा किया किसने कम किया, राइट। तो ऑर्डर बाय काउंट, DESC, और जैसे इसको गो करेंगे तो हमें पता लगेगा ये जो सविया नाम की कस्टमर आईडी है, इन्होंने सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किए हैं। और फिर ऐसे करके टोटल जो 890 के आसपास कुछ थे ऑर्डर्स, वो 89 आ गए यहाँ पे। ठीक है, सो तो सर ये, ग्रुप बाय में नॉन एग्रीगेटेड कॉलम लिखा जाता है। हाँ, ग्रुप बाई में जिसके द्वारा ग्रुप करना हो, राइट। जैसे वहां पे हमें क्या बताता था कि हर शहर में कितने कितने कस्टमर्स है, यहाँ पे हमने क्या बताना है, हर कस्टमर ने कितने कितने ऑर्डर किए, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखिए सिर्फ कस्टमर की आईडी का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, पर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि इस कस्टमर का नाम बताओ, आप समझ रहे हैं? जी। तो हमें ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। तो कस्टमर का नाम हमें कहाँ मिलेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट, और जहाँ पे भी उसका नाम होगा, तो कस्टमर से कॉन्टैक्ट नेम उठाया और काउंट ऑफ ऑर्डर्स में से ऑर्डर की आईडी उठाई, राइट। फ्रॉम ऑर्डर्स ज्वाइन कस्टमर्स, आपके रेफरेंस के लिए इनर ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि हमें वही कस्टमर चाहिए जिन्होंने ऑर्डर किए, राइट। सो फ्रॉम ऑर्डर्स इनर ज्वाइन कस्टमर्स ऑन ऑर्डर में जो कस्टमर आईडी है वही कस्टमर्स में भी कस्टमर आईडी है। और क्योंकि हम ग्रुप बाय वगैरह तो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, पर हमें यहाँ पे ग्रुप बाय में इस बार ये कस्टमर का नाम लिखना पड़ेगा, और ऐसे लिखना पड़ेगा उस टेबल का रेफरेंस देके। और ठीक जो हमने इसको किया है उसमें भी हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, कोई इशू नहीं, पहले चेक करते हैं। तो यहाँ से हमें साफ पता लगा कि जो ओजे पावोती नाम के कस्टमर है, फिर रॉलन मेंडल, फिर हॉस्ट क्लॉस, इन्होंने किए। ये क्वेरी सब आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस यहाँ पे हमने जो ज्वाइन है और ग्रुप बाई है दोनों का कंसेप्ट आपस में मिक्स कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इजी वे में लिखने की कोशिश करते हैं, सब हटा देते हैं। हम कहेंगे कि कस्टमर्स जो है वो सी है और जो ऑर्डर्स है वो ओ है, ऐसा हम एलियस बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सी में से, खुद ही उसने देने लगा ना, हमने जब ऊपर लिख दिया तो हमने कहा सी में से कॉन्टैक्ट नेम और ओ में से ऑर्डर आईडी, इसको हमने काउंट में लिख दिया। ठीक है, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, और हमने कहा इस पूरे को भी कितने बोलो, कितने, ऐसे हमने लिख दिया एज कितने। ठीक है, और कह दिया इसको बोलो कस्टमर या ग्राहक।
ऐसे में बताओ ताकि आपको लगे कि ये एलियस जो होते हैं ये हमारे ही अपने सोच की चीज होती है। तो हमने कहा सेलेक्ट सी डॉट कॉन्टैक्ट नेम एज ग्राहक और काउंट ऑर्डर आइडियाज, कितने कितने ऑर्डर भी लिख सकते हैं पर कितने। फ्रॉम क्या लिखेंगे आप बताओ? फ्रॉम में आप क्या लिखते हैं? टेबल का नाम ही तो लिखते हैं। यहाँ पे टेबल का नाम क्या है? चलो फ्रॉम ऑर्डर, तो ऑर्डर लिखेंगे कि तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम ऑर्डर्स ओ, राइट। जी। फिर लिख देंगे ज्वाइन एस एफ आई ओ जैसे हम बोलते हैं, या जे ओ, तो हम लिख देंगे इनर ज्वाइन। यहाँ क्या लिखे? कस्टमर सी। कस्टमर सी, ठीक है। फिर ऑन लिखना जरूरी है, तभी तो पता लगेगा एसक्यूएल को कि इन दोनों टेबल में कॉमन क्या है। तो कहेंगे कि ऑन ऑर्डर, अब ऑर्डर नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे ऑन ओ में जो कस्टमर आईडी है वही सी में कस्टमर आईडी है। और फिर हम कहेंगे ग्रुप बाई, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं ऐसा, देखते क्या कहता है। तो इसको जब हम करेंगे तो कह रहा है कि ये हम नहीं कर सकते क्योंकि वो सीधे क्या है, वो काउंट है। क्योंकि अच्छा हाँ ग्राहक, ठीक है, तो हम उठाए। अब क्या, हाँ ग्राहक के द्वारा कर देंगे। तो आपको ये तो देखना था कि हर ग्राहक ने कितने सामान खरीदे या कितने ऑर्डर दिए, राइट। सो ये हो गया। तो ग्रुप बाय हमेशा उस पे है जिसमें हमने एग्रीगेट नहीं लगाया। और हम्म। ऑर्डर बाय में देखो, ऑर्डर बाय हम किसी के भी साथ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऑर्डर बाय में वही लिखेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं। तो हम अगर कहते हैं ऑर्डर बाय ग्राहक, तो वो उनके नाम में लगा देगा ना ऑर्डर, पहले ए वाले फिर बी वाले फिर सी वाले, राइट। पर जी। हम कहते हैं कि ऑर्डर बाय कितने, इससे कंफ्यूज मत होना ये कितने वितने हम लोग बोल रहे हैं, पर इससे आपको समझ में आएगा। ऑर्डर बाय काउंट है, कितने मतलब काउंट है, हाउ मेनी। तो इसने कम से ज्यादा में लगा दिया। कम से ज्यादा क्यों किया? क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि उसे डिसेंडिंग कर दो, ठीक है। तो तो अब वो वही आंसर आया, पर कोड थोड़ा छोटा हो गया। अगर आप पहले की अपेक्षा इसको कंपेयर करेंगे ना इस समय, तो थोड़ा सा छोटा है इसमें, याद रखना। और इट इज टोटली यू नो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस कि कितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों की, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने काउंट पढ़ा। अब हम लोग एक ऐसे टेबल में चलते, प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट में देखो चाय लिखा है, यूनिट प्राइस लिखा है, ठीक है। और कैटेगरी लिखा है। तो पहले तो यहाँ भी वही रूल लगाते हैं, सेलेक्ट। पहले यहाँ लिख देते, देखो ऐसे कमेंट में लिख दिया कि कैटेगरी जो है वो सी है और प्रोडक्ट जो है वो पी है। आप लोग के रेफरेंस के लिए, तो कैटेगरीज जो है वो सी है और प्रोडक्ट पी है, तो शायद ये हमारी हेल्प करे। तो हम ऐसे कहते हैं सेलेक्ट सी डॉट कैटेगरी नेम, ठीक है। ये हो गया हमारा कैटेगरी का नाम। फिर पी डॉट यूनिट प्राइस, ठीक है। और यहाँ कैपिटल और स्मॉल से मैटर नहीं है सी और पी में। तो ये हो गया। तो इससे हमें पता लगेगा कि हर कैटेगरी के नाम का यूनिट प्राइस क्या क्या है। फ्रॉम सी, इनर ज्वाइन पी, बार बार ज्यादा ही कुछ सजेस्ट कर दे रहा। तो ये हो गया। ऑन हम कह देते सी में जो कैटेगरी की आईडी है वो पी में भी
कैटेगरी की आईडी है। आई गेस ये अब तक तो काफी समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से अगर हम एक डेटा देखते हैं तो कह रहे हैं कि ये तो है नहीं भैया, क्या गलती कर दिया हम लोगों ने। अरे यहाँ देखो बहुत बड़ी गलती, हम लोग ने लिखा ही नहीं ना। हमने ऊपर सोचा कि लिख दिया है, यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा। सो ये अब उसने बता दिया, ये सबके यूनिट प्राइस बताया कि कभी बेवरेज 18 का है, कभी बेवरेज 19 का है। क्योंकि जो बेवरेज कैटेगरी है उसके प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग यूनिट प्राइस के है ना। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि उसका एवरेज यूनिट प्राइस क्या है। आप समझ रही बात। हम कहे बेवरेज के आप सारे कॉलम मत दीजिए, मतलब सारी रो नहीं दीजिए, एक रो दीजिए और एवरेज प्राइस बताइए। तो ये करने नहीं देगा अब, क्योंकि हम अभी देखिए एरर देगा। और एरर पढ़ो क्या लिखा है। अब ये एरर थोड़ा सा ऐसी जगह पे आ रहा है ना कि हम लोग पता नहीं, हाँ अब सही। एरर पढ़ो क्या लिखा है कि एक एग्रीगेटेड क्वेरी में बिना ग्रुप बाई के आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, लिखा है देखो। सो आपके एरर में ही वो बता रहा है कि ग्रुप बाय लगाओ, एग्रीगेटेड क्वेरी है आपकी। सो हमने यहाँ पे लिखा ग्रुप बाय। अब की बार हम ग्रुप बाय में क्या लिखेंगे, यही कैटेगरी नेम। तो जब आप करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो बेवरेजेस हैं उनका एवरेज प्राइस 37.97 है, कंडीमेंट्स का एवरेज प्राइस 20.06 है, कन्फेक्शंस का ये है, एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्वेरी है, जिससे अब यहाँ एवरेज अगर हमें देखना है हमारे पास टोटल बेवरेजेस कितने प्राइस किए हैं, तो ऐसे सम लगा दूं, ठीक है। मतलब अगर एक यूनिट कंसीडर करें तो टोटल कितनी है, मिनिमम प्राइस की कितनी है। तो बेवरेज सबसे सस्ती $4.5 की है, कंडीमेंट $10 के। इन सब में डेयरी प्रोडक्ट सबसे सस्ते, राइट। तो ये जो है आपका एक सीधा केस होता है, और इसको हम यहाँ पे लिख देते, ये भी आपको शेयर हो जाएगा। और इसमें जब हमारा डेटा आ गया, मान लो एवरेज वाला हमें देखना है कि एवरेज यूनिट प्राइस हर प्रोडक्ट का कितना है। इसको भी चार्ट में दिखा सकते हैं और पाई चार्ट में। इससे हमें दिखेगा कि ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा प्राइस मीट पोल्ट्री का 54, ठीक है। 22% सभी के प्राइस में एवरेज प्राइस जो है वो है। इसको आप लाइन चार्ट भी दिखा सकते हैं, पर इसमें जो सेंसिबल डेटा रहेगा वो बार चार्ट है। ये बार चार्ट में हर बार जो है वो एक प्रोडक्ट कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बार की लेंथ है वो उसके प्राइस को, एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपका एक सिंपल सा ग्रुप बाई का क्लॉज है। अब देखो ग्रुप बाई में मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कंट्री भी आप निकाल सकते हैं टेबल्स को ज्वाइन करके। से ठीक उसी तरह से एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर एम्प्लॉय भी निकाल सकते हैं। सबका लगभग वही एग्जांपल रहेगा। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, हैविंग क्लॉज। छोटा सा नोट याद रखिए कि जब कभी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, टू फिल्टर ग्रुप्ड डेटा यूज द हैविंग क्लॉज लाइक अ वेयर क्लॉज फॉर ग्रुप्स। ओके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने जो क्वेरी लिखी, इस क्वेरी में हमारे पास एवरेज प्राइस आ गया, पर मान लो कोई हमसे सवाल कर ले, एवरेज प्राइस मोर देन 20 USD। एवरेज प्राइस उन्हीं लोग का एवरेज प्राइस बताओ जिनका एवरेज प्राइस 20 USD से ज्यादा है।
सभी का 20 ज़्यादा, हम कह रहे चलो 30 से ज़्यादा। आप समझ रहे बात? जब हम कंडीशंस लगाते हैं तो हम यूजुअली वेयर लगाते हैं। जैसे हमने कहा ग्रुप बाय दिस वेयर, हम यही तो लिखेंगे कि वेयर एवरेज यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 30। पर जब एग्रीगेट और ग्रुप बाई के साथ हम काम कर रहे हैं, अब हम पहले इसको चलाते देखिए, एरर, ठीक है, क्योंकि ये आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हम ग्रुप बाई के साथ काम कर रहे हैं और किसी एग्रीगेट वैल्यू के ऊपर हम कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल होता है। नॉन एग्रीगेट्स के साथ वेयर और एग्रीगेट्स के साथ पे हैविंग। जैसे ही हैविंग लगाया, आप देखिए सिर्फ वही आए आंसर्स जिनका एवरेज प्राइस 30 से ज्यादा था। हैविंग को हम लोग आगे और भी अच्छे से भी समझेंगे, पर रूल आप याद रखिए, जब आपको किसी एग्रीगेट वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगानी, जैसे हैविंग, जैसे एवरेज यूनिट प्राइस एक एग्रीगेट वैल्यू, तो हम हैविंग लगाएंगे ग्रुप बाई के साथ। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आगे एक ऐसा क्लॉज भी सिखाऊंगा जिसमें वेयर और हैविंग दोनों लगे होंगे, और वेयर और हैविंग दोनों कैसे लगाने वो भी सीखना पड़ेगा। पर पहले जरा हैविंग पे प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी आपने क्वेरी सीखी है, जैसे एवरेज फ्रेट, इसमें क्या है देखो, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एवरेज फ्रेट एज एवरेज फ्रेट, लाइक क्या है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्डर हैंडल्ड बाय ईच एम्प्लॉय, तो उसका फ्रेट निकाल ले। फ्रेट मतलब वही भाड़ा होता है ना। सो ये एम्प्लॉय आईडी 1 का एवरेज फ्रेट है, ये है ये। अब इसी में कोई कह दे कि उन्हीं का डेटा बताओ जिनका एवरेज फ्रेट जो है वो $90 या उससे ज़्यादा हो, तो आप यहाँ वेयर नहीं लगा सकते, आपको हैविंग लगाना पड़ेगा, हैविंग। अब क्योंकि हमने इसका एलियस बना लिया है एवरेज फ्रेट ग्रेटर देन 90, तो वो बताएगा कि अच्छा ये है। अगर यहाँ वेयर लगा दोगे तो फिर एरर देगा, यही पहले ही एरर दे दिया उसने, कह रहे कि आपकी ऑर्डरिंग ही गलत है। क्योंकि जो वेयर होता है, अब एक और छोटी सी चीज, जो वेयर होता है वो ग्रुप बाई के पहले लिखा जाता है, और जो हैविंग होता है वो ग्रुप बाई के बाद ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे आपने लिख दिया वेयर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 5, ये चलेगा। तो केवल एक ही एम्प्लॉय है जिसकी आईडी 5 से ज्यादा है और एवरेज रेट 90 से ज्यादा है। ये मैं बाद में समझाऊंगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन दे सकता है, पर एक रूल याद रखना है कि जब वेयर और हैविंग दोनों लगाने हो, तो काम दोनों का एक ही है, फिल्टर करना। वेयर नॉन एग्रीगेट के साथ यूज होगा और ग्रुप बाई क्लॉज के पहले यूज होगा। हैविंग जो है वो एग्रीगेट वैल्यू के साथ यूज होगा और ग्रुप बाई क्लॉज के बाद ऑर्डर में आएगा। ये याद रहेगा, थोड़ा बहुत याद रहेगा, राइट? इसको याद रख लेना, एज अ नोट भी आप लिख लो। इफ वी आर यूजिंग बोथ वेयर एंड हैविंग, अगेन मैं सिर्फ आप लोग के डिफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली अदर कंडीशन हम आगे भी पढ़ेंगे। वेयर बिफोर ग्रुप बाई, हैविंग आफ्टर ग्रुप बाई, with non aggregate value, with
aggregate value. Is it okay to understand? विद और विदाउट दोनों के केस में आपको देखना है, और ये बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हमारा एवरेज है, और इसमें की पॉइंट्स क्या है? ग्रुप बाय ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम। जैसे सारे कनाडा, सारे इंडिया, सबको ग्रुप कर दो। वर्क्स विद एग्रीगेट फंक्शन कॉमनली, जैसे काउंट सम एवरेज। ऑर्डर मैटर करता है, always comes after the where clause but before the having clause and order by clause। तो इन्होंने क्या कहा है कि where के बाद आएगा, having के पहले आएगा, और order by के भी पहले आएगा। ठीक है, तो जो हमारा सीक्वेंस है ना, वो ऐसा कुछ होएगा ना, select रहेगा पहले, फिर from रहेगा, फिर अगर जो है या तो टेबल आ जाएंगे, फिर उसके बाद ज्वाइन आ जाएगा, ऑन होगा, फिर वेयर होगा, फिर ग्रुप बाई होगा, फिर हैविंग होगा, ऐसा कुछ सीक्वेंस होगा। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, ऑब्वियसली वीडियो आपके पास ही रहेगा। सो इस टाइप से आपको करना है, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। और हैविंग फिल्टर्स ग्रुप, यूज हैविंग टू अप्लाई कंडीशंस और ग्रुप नॉट रोज। ओके, जैसे हैविंग समथिंग लेस देन दैट, हैविंग समथिंग ग्रेटर देन दैट। तो ये हमारा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था अबाउट माई एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लॉज फॉर डेटा एनालिसिस। और ये आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आपके क्या डाउट्स हैं आप बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक द ट्यूटोरियल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू रिसीव मोर डेटा एनालिसिस related tutorials, data analysis related content.